हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो 11th क्लास से है। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, दैट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे अभी जो है ना लोअर क्लास में भी पढ़ते हो आपकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो आई विल राइट दैट डेफिनेशन जो आप पढ़ते हो कि रेस्पिरेशन जो है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो रेस्पिरेशन जो है दैट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज जो है ना वो ऑक्सीडाइज होगा, और बच्चों ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे आपको एक तो एनर्जी मिलेगी, और अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो द प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल बी वाटर। लाइक जैसे आपने सीखा होगा, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इट विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड। यू विल गेट हियर द प्रोडक्ट दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट वाटर, और इसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे बहुत सारी जो है ना एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है ना, बेसिकली बहुत सारी एनर्जी मिलेगी विच इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस एटीपी। नाउ लिसन गाइस, जैसे मैंने यहाँ से कहा कि कंप्लीट देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नाउ देयर कैन बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देयर कैन बी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। लाइकवाइज वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट्स एरोबिक एंड एनारोबिक। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, रेस्पिरेशन में होगा क्या। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक सेल ली है। ठीक है ना, अब जो सेल का जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म। यू नो अबाउट इट दैट दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बच्चों साइटोप्लाज्म, ठीक है, या हम जो है ना इसके लिए टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट एज साइटोसॉल। तो मैंने कहा यहाँ पे साइटोप्लाज्म, और वी कैन यूज द टर्म दैट इज साइटोसॉल। बच्चों अभी क्या हो रहा है, ध्यान देना, आप समझ लेना आपसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनेली बनाया, दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लिसन, जैसे मान लो इस सेल के अंदर जो है ना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए। नाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनसाइड दिस सेल एंड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में अभी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लिसन बच्चों, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसमें एक प्रोसेस होगा, लेट्स सपोज दैट प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोसेस ए। तो इस ग्लूकोज में जब प्रोसेस ए होगा, यू विल गेट द मॉलिक्यूल दैट्स कॉल्ड एज अ पायरुवेट। तो बच्चों मैंने आपसे ये कहा, ग्लूकोज में एक प्रोसेस होगा दैट्स प्रोसेस ए, एंड यू विल गेट द मॉलिक्यूल दैट्स कॉल्ड एज अ पायरुवेट। ओके, नाउ लिसन गाइस, ध्यान देना आपने बच्चों, इस पायरुवेट के पास दो ऑप्शन है, इधर इट विल एंटर इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रिया और इट विल रिमेन इन द साइटोप्लाज्म, and it is decided by the presence or absence of oxygen. Say for example कि जब ये पायरुवेट यहाँ पे बना, तो बच्चों अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, so it is decided that this pyruvate will enter into the mitochondria. और बच्चों अगर ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, then this pyruvate जो है it is converted into another molecule, we call it as acetyl CoA, we call it as acetyl CoA। ठीक है, और यहां पे और एक प्रोसेस होगा, लेट्स सपोज दैट प्रोसेस इज प्रोसेस बी। अब बच्चों जो एसिटाइल को ए मिला, नाउ दिस विल एंटर इनटू अनदर प्रोसेस दैट इज प्रोसेस सी। सो दिस पायरुवेट विल हैव टू ऑप्शंस। मैंने कहा पहला ऑप्शन ये है कि इट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, fine, if it has entered into the mitochondria, then what will happen, this pyruvate is converted to acetyl CoA, let's suppose by the process that is process B, और उसके बाद acetyl CoA जो है ना वो प्रोसेस C में एंटर कर रहा है। ठीक है जी, लेकिन मैंने कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पायरुवेट जो है अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला तो पायरुवेट जो है ना साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, एंड इट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, it is converted to lactic acid, or we can say later on it can be converted into alcohol। ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है जो अभी साइटोप्लाज्म में ही है, ये मैंने कहा या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। सो दिस कंडीशन वी नो, वी कॉल इट एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एनएरोबिक कंडीशन। ओके, कभी कभी जो है ना एनारोबिक के लिए जो है ना हम टर्म दूसरी यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। नाउ लिसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोसेस ए हो रहा है, देन अगर पायरुवेट एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वहां पे प्रोसेस बी हो रहा है, देन एसिटाइल को ए बन रहा है और वो एंटर कर रहा है प्रोसेस सी में। नाउ इट्स राइट टाइम टू सी कि ये प्रोसेस है क्या। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पहला प्रोसेस यहाँ पे लिखा ए, दिस प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस।
सो दैट मीन्स ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तभी जो है ना आपको पायरुवेट मिलेगा। और जो हमने यहाँ पे बी प्रोसेस बोला, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वी कॉल इट एज लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक करता है। नाउ दिस सी प्रोसेस जो है, दिस इज द क्रेब्स साइकिल, दिस द क्रेब्स साइकिल। तो देखो ध्यान देना बच्चों कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज को, देन इट हैज टू गो थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, देन लिंक रिएक्शन, देन फाइनली देयर इज क्रेब्स साइकिल। ओके, अब देखिए जब ये तीन प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे तो हम कह रहे हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इसके बाद जब ये तीन प्रोसेसेस होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, रिमेंबर वन थिंग कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो है ना एक सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री मिलेगी। We call this as electron transport chain. So electron transport chain जो है that's a sort of factory. क्या होगा कि आपको मॉलिक्यूल, ये जो प्रोसेस ए है मींस ग्लाइकोलाइसिस जो है, आप ये जो यहाँ पे प्रोसेस बी है दैट्स लिंक रिएक्शन, इसी तरह जो प्रोसेस सी है दैट्स अ क्रेब्स साइकिल। इन सारी प्रोसेसेस में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल दोगे और वहां से आपको एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसीलिए जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने की वजह से ही कभी हम जो है ना टर्म यूज करते हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, सो लिसन गाइस, पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा इन प्रोसेसेस में क्या बनने जा रहा है जो कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करके एटीपी वहां से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, ग्लाइकोलाइसिस में आपको यहां पे मिलेगा NADH, NADH। इसी तरह से प्रोसेस बी के अंदर भी आपको जो है ना NADH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, और जो प्रोसेस सी है बच्चों, वहां पे NADH का फॉर्मेशन होगा और इसके साथ साथ जो है ना यहां पे FADH2 का फॉर्मेशन होगा। नो, ये जो NADH है या FADH2 है, वी कॉल देम एज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। These are the raw materials for electron transport chain. They will enter into the electron transport chain and they will help in the formation of ATP. Basically, जो NADH है या FADH2 है, they are the sources of hydrogen. They will donate their hydrogen, and that hydrogen will flow in the electron transport chain. Hydrogen flow करने का मतलब है electrons will flow as well as protons will flow. So what will happen? That will help in electron transport chain to synthesize what? ATP. We call that as oxidative phosphorylation. So इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूं कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चों, यानी अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस चीज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसी भी जो है ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे चलेगा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। और बच्चों इसी तरह से नंबर सेकंड स्टेप जो यहाँ पे होगा, दैट इज द क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा, देन देयर इज वन मोर प्रोसेस दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वी कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। गाइस लिसन मैं क्या बोल रहा हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो तो आपको पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन इन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को यहां पे कनेक्ट करेगा कौन सी रिएक्शन? दैट्स कॉल्ड एज द लिंक रिएक्शन। ठीक है ना, so if I follow the sequence should be like this. First there is glycolysis, then there is link reaction, then there is Krebs cycle, and then there is oxidative phosphorylation. Okay, now see, ध्यान देना आप कि अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे वापस ले लूं, मैंने आपसे कहा था कि अगर पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहेगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। बच्चों एक बात जरा ध्यान दो आप यहां पे, चाहे यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, इट इज कंफर्म दैट देयर इज ग्लाइकोलाइसिस।
यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इट्स कॉमन टू बोथ द पाथवेज, दैट इज एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, क्योंकि पायरुवेट तक तो प्रोसेस कॉमन है, उसके बाद ही डिसाइड हो रहा है वेदर उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि एनारोबिक होगा, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ सी, तो हमने कहा जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को पढ़ेंगे, वी हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दैट्स ग्लाइकोलाइसिस, वी हैव टू टॉक अबाउट द क्रेब्स साइकिल, वी हैव टू टॉक अबाउट द लिंक रिएक्शन, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बट रिमेंबर वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल। ओके, नो सी, यहाँ पे ध्यान देने ना, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूंगा जो हमें जो है ना काम आएंगे हमारे, ताकि हम अच्छे से समझ सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, क्रेब्स साइकिल को, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है या क्रेब्स साइकिल जो है दे आर एंजाइमेटिक प्रोसेसेस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, एंजाइमेटिक पाथवेज, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स यूज होंगे, बहुत सारे रिएक्शंस यूज होंगे, तो इसीलिए हमें लिटिल बिट थोड़ी सी रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे काम आ जाएंगे, ठीक है ना। सी, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है कि दिस इज द सबस्ट्रेट दैट्स ए। रिमेंबर हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं दैट इज सबस्ट्रेट। तो बच्चों दिस इज सबस्ट्रेट ए। नाउ दिस सबस्ट्रेट ए इज एक्सेप्टिंग अ फॉस्फेट एंड इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड। सो दैट मीन्स इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको एक फॉस्फेट मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे बच्चों हुआ क्या है, देयर इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट। सो इन दिस स्टेप देयर इज नथिंग, देयर इज एडिशन ऑफ व्हाट, फॉस्फेट. So when there is addition of phosphate, remember guys, we call this process as, we call this reaction as phosphorylation. Phosphorylation. And remember one thing, जब आप कहीं पे phosphorylation देखोगे तो याद रखना enzyme mostly जो use होता है that's a kinase. The enzyme is mostly used as kinase. So first reaction जो हमें बार बार देखने को मिलेगा that is phosphorylation. Okay? और यहाँ पे जो हम enzyme use करने वाले हैं that's called as the kinase. ठीक है? सेकेंड थिंग आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारे काम आने वाले हैं, जैसे मान लो हमने कहा ये सबस्ट्रेट है, दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दिस द सबस्ट्रेट ए विच इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अब बच्चों मैंने क्या कहा, यहां पे मान लो एडीपी है, ठीक है ना, और ये एडीपी जो है ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। रिमेंबर जब एडीपी फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो रहा है तो यहां पे एक बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, उसी एनर्जी की वजह से ये एडीपी किसके साथ कन्वर्ट होगा, फॉस्फेट। रिमेंबर एडीपी के पास जो है ना दो फॉस्फेट है, अगर हमने इसके साथ एक और फॉस्फेट मिला दिया तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सो गाइस क्या हो रहा है, ध्यान देना आप कि ये एडीपी जो है ना इट इज कंबाइनिंग विथ फॉस्फेट और तब जाके आपको यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस एनर्जी का सोर्स क्या है, ठीक है जी। लिसन बच्चों, अगर इस एनर्जी का सोर्स कोई सबस्ट्रेट है, सो दिस इज सबस्ट्रेट, मैंने कहा ये जो एनर्जी है जो एडीपी को फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर रही है, अगर इसका सोर्स कोई सबस्ट्रेट है देन द एटीपी फॉर्मेशन हियर इज कॉल्ड एज एसएलपी, वी कॉल इट एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैं फिर से बताऊंगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स व्हेन द एटीपी फॉर्मेशन इज देयर बिकॉज ऑफ द सबस्ट्रेट। रिमेंबर यहां पे एक चीज है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्वमेंट। सो गाइस इट्स क्वाइट सिंपल कि अगर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी का सोर्स कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, देन दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड रिमेंबर एटीसी का कोई रोल यहां पे नहीं है, देयर इज नो एटीसी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। बट गाइस जैसे मैंने अभी आपसे कहा, सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज एडीपी, इट इज कंबाइनिंग विथ फॉस्फेट। रिमेंबर अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एटीपी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों अगर इस एनर्जी का सोर्स जो है ना मान लो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व है, देन वी कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तब जाके हम यहां पे टर्म यूज करते हैं दैट्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि हमें इस चैप्टर में जो है ना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो क्या समझे आप कि एटीपी का फॉर्मेशन किसी सबस्ट्रेट से भी हो सकता है, वी कॉल इट एज एसएलपी। एटीपी का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से भी हो सकता है, दैट्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ लिसन, यहां पे और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए देख लो इसे। बच्चों ध्यान देना,
मैंने यहाँ पे जो है ना 3 तरह की रिएक्शंस लिखी है, बट तीनों जो है ना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। लेकिन इनको समझने से पहले आपको पहले ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किस चीज को आप कहते हो। तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम वी कैन राइट अनदर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. So we can say addition of oxygen is also oxidation and removal of hydrogen is also oxidation, ठीक है ना। So guys listen, यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल A दिख रहा है, इट इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, और आपको यहाँ पे मिल रहा है AO। लेकिन यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इस तरह का मॉलिक्यूल भी मिल सकता है, लेकिन दोनों जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, A का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बच्चों जब इस तरह का प्रोसेस होगा जहां पे डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन दिख रहा है कि ऐड हो रहा है, तो रिमेंबर द एंजाइम यूज्ड इज नोन एज ऑक्सीजनेस। याद रखना यहां पे जो आप एंजाइम यूज करोगे दैट इज ऑक्सीजनेस, ठीक है जी। अब बच्चों यहां पे आप एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम इसको मोनो ऑक्सीजनेस बोल सकते हैं। और बच्चों अगर यहां पे 2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं तो वी कैन कॉल इट एज डाई ऑक्सीजनेस। लेकिन याद रखना होगा आप एंजाइम क्या यूज करोगे, ऑक्सीजनेस। नाउ कम टू दिस पॉइंट। बच्चों यहां पे मॉलिक्यूल ए है, इसमें से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो हमने कहा ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और आपको क्या मिला यहां पे बी मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों इस ए में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ए का ऑक्सीडेशन हुआ। अब मान लो ये हाइड्रोजन जो है इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, सो दैट मींस द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, हियर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल ने अपना हाइड्रोजन लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किसने किया, ऑक्सीजन ने, तो आपको क्या मिला, वाटर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो इस केस में जो आप एंजाइम यूज करोगे दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेज। रिमेंबर ऐसी रिएक्शंस में कभी भी जो एंजाइम आप यूज करोगे दैट इज ऑक्सीडेज। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहां पे मैंने मॉलिक्यूल ए लिखा है, इट्स कन्वर्टेड टू मॉलिक्यूल बी। हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल ए में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दैट मींस मॉलिक्यूल ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बच्चों जो ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय NAD पॉजिटिव और वी कैन से FAD। ये NAD पॉजिटिव FAD जो है ना, दीज आर द को एंजाइम्स, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इस ए का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो दिस हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड ईदर बाय NAD पॉजिटिव और FAD। तो remember you will always use the enzyme that is dehydrogenase, you will always use the enzyme that is dehydrogenase, ठीक है ना। so this will be the thumb rule जो आपके काम आएगा जब हम बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे हमें एंजाइम्स को याद रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में होंगे तो वी कैन इजीली रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, एंजाइम्स, ठीक है। तो नाउ लिसन, अब हमने कहा जैसे सबसे पहले जो है ना हम यहां पे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करने जा रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करने जा रहे हैं, तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपसे कहा सबसे पहली बात यह है कि देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देयर इज कंप्लीट व्हाट, ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है ना, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है ना। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इट इज द ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नाउ गाइस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और आपको वहां से क्या मिलेगी, एनर्जी। यानी इस सब्सटेंस में जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो अल्टीमेटली आपको यहां पे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जो कि किस फॉर्म में मिलेगी, इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब क्वेश्चन उठता है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो क्या सकता है, ठीक है ना। देखिए जो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है यहां पे दैट इज द RS, मींस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रिमेंबर गाइस दिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आप एग्जांपल लोगे ग्लूकोज की, so it can be carbohydrate, ठीक है ना, but it's not only carbohydrate that acts as the respiratory substrate, we can have proteins as well, ठीक है ना, we can have lipids, ठीक है, we can have some organic acids,
organic acids, these are all the respiratory substrates. So guys, मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि aerobic respiration का मतलब है complete oxidation of respiratory substrate. The respiratory substrate can be carbohydrate, it can be protein, it can be lipid, it can be organic acid. ठीक है ना? लेकिन मोस्ट कॉमनली हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, एंड उसमें भी जो है ना हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, दैट इज द ग्लूकोज, दैट इज द ग्लूकोज. ठीक है. सो ये पहला स्टेप था एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. नाउ सेकंड थिंग, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस. इट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस. किसकी बात कर रहा हूं? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं. अब हमने आपसे कहा कि अगर आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले लूं तो मैंने आपसे कहा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो ना, एक मिनट, हमने कहां पे लिखा था, ये लिखा था, देखिए हमने कहा था आपसे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट कैन बी कंप्लीटेड इनटू दीज फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है ना. सो फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. नाउ लिसन, एक मिनट. ओके, so we are going to talk about the first step here. The first step that is glycolysis. Glycolysis. बच्चों ध्यान दो आप, ग्लाइकोलाइसिस जो है इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. यहाँ पे जो है ना दो वर्ड्स आपको मिलेंगे. वन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइको, और ग्लाइको का मतलब होता है शुगर. ठीक है. लेकिन बच्चों उसी के साथ यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज लाइसिस, विच मीन स्प्लिटिंग और वी कैन से ब्रेक डाउन. ठीक है. सो गाइज यहाँ पे ये मतलब है इसका स्प्लिटिंग ऑफ शुगर और वी कैन से ब्रेक डाउन ऑफ द शुगर. तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज, वी यूज द टर्म दैट्स ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है. देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको जो है ना दूसरा नाम भी दिया जाता है, इट्स ऑल्सो नोन एज दैट्स कॉल्ड द EMP पाथवे. इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि इट वाज डिस्कवर्ड बाय 3 जो है ना साइंटिस्ट, दैट इज एम्बेडेन. ठीक है ना. वी हैव नेक्स्ट दैट्स मेयरहॉफ, वी हैव थर्ड दैट्स परनास. तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज EMP पाथवे. ठीक है. अब देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस. इसमें जो है ना 10 स्टेप होने वाले हैं एंड ऑल स्टेप्स आर एंजाइमेटिक. हर किसी स्टेप में जो है ना एंजाइम यूज होगा. ठीक है. सो इट्स अ 10 स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस. ठीक है. देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो है इट विल ऑकर इन साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के केस में. ठीक है. देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपके पास, that will be converted to the 2 molecules of pyruvate. ठीक है. Now listen guys, this is important point कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है into the 2 molecules of pyruvate. देखिए अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पे प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट आपको कुछ और मिल रहा है, पायरुवेट. सो दैट मींस दिस इज नॉट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. सो इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वी सेड दैट देयर इज partial oxidation of what? The partial oxidation of glucose. तो यहां पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है ना. So in the next video we will discuss these steps one by one in detail. ठीक है ना. And all the information that's related to glycolysis. Thank you.